हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए यार हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ओके। तो अपने पिछले वीडियोस में यार हमने बहुत कुछ सीखा था मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो अभी तक हमने 3 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये वाले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप ये तीनों वीडियो जरूर देखो। तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ओके। तो चलिए समझते हैं। देखिए होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर अभी के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एक थ्रेड डेमो क्लास बनाई है जो हमारे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रही है और रन मेथड को हमने ओवरराइड किया है और यहाँ पर सिंपली मैंने एक लूप लगाया है 1 से 20 तक और थ्रेड डेमो प्रिंट कर रहा हूँ और आई की वैल्यू यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पर हमने एक दूसरी क्लास बनाई है जो हमारे थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है और यहाँ पर भी हमने रन मेथड की ओवरराइडिंग की है और सिंपली एक वेरिएबल 20 और एक लूप लगाया है जिसमें आई की वैल्यू 20 से लेके कहाँ तक चलेगी, 0 तक चलेगी और आई माइनस माइनस और हम यहाँ पर प्रिंट करें डिवीजन ऑफ इस 20 एंड आई का। तो यहाँ पर ये डिवीजन प्रिंट करेगा। सिंपल सिंपल राइट। और ये हमारी मेन क्लास है जहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया हुआ है और हमने यहाँ पर दोनों थ्रेड डेमो 1 थ्रेड डेमो 2 क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है और हम दोनों थ्रेड को स्टार्ट मेथड कॉल करके रन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना के रखा हूँ। मुझे कुछ यहाँ पर एनिमेशन वगैरह मैं लगाता नहीं यार, क्योंकि यार थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, कंपनी वर्क, तो वो भी मैं करता हूँ। तो मैं यहाँ एनिमेशन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख दी है। खैर आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको पता है कि एक मेन थ्रेड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है और उस मेन थ्रेड को हमारे इस मेन फंक्शन के साथ में क्या करेगा, एसोसिएट कर देगा। तो इस मेन फंक्शन की हमारे कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है कि ये जो मेन थ्रेड मतलब कम ओएस बनाता है तो उसका नाम होता है मेन थ्रेड। और हर एक थ्रेड के लिए क्या होता है कि एक यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया है कॉल स्टैक रिजर्व होता है। कॉल स्टैक ये एक मेमोरी एरिया है, स्टैक वाला ही मेमोरी एरिया है ना। स्टैक जैसे आपके पास हम रैम के कई सारे हिस्से होते हैं ना, जैसे थ्रेड क्या होता है, थ्रेड पूल होता है, ये क्या है, ये है थ्रेड पूल एरिया हो गया है ना। इसी तरह स्टैक होता है, हीप होता है, ये स्टैक का एक पार्ट होता है। तो क्या होता है कि हर एक थ्रेड के लिए जैसे जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो एक मेन नाम की थ्रेड बनेगी और वो हमारे थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी, है ना। तो पहली बार हमारा प्रोग्राम रन होगा तो थ्रेड पूल में हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन थ्रेड होगी। तो मेन थ्रेड के लिए एक यहाँ पर कॉल स्टैक इस तरह से स्टैक सेक्शन में रिजर्व हो जाता है। अब ये कॉल स्टैक सेक्शन क्या है, एक समझ लीजिए कि मेमोरी एरिया है जो बिल्कुल एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है। ये क्या करेगा, ये सिंपली जो भी हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, लोकल वेरिएबल्स, उन सारी चीजों का ये रिकॉर्ड रखता है ना। आपको देखिए एक बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं और हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन के अंदर हम लोग कई सारे लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। तो इस फंक्शन को मेमोरी मिलती है ना। इसके अंदर कुछ हमने लोकल वेरिएबल्स बनाए हैं उनको मेमोरी मिलती है। और जब इस फंक्शन का काम इंड हो जाता है तो इन वाले लोकल वेरिएबल्स की मेमोरी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसी तरह से क्योंकि एक थ्रेड जब बनती है तो उस थ्रेड के साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ कोड एसोसिएट होता है ना। चाहे वो रन मेथड का हो या यहाँ पर मेन फंक्शन का हो। तो जो भी कोड होता है, जो भी कोड उस थ्रेड के साथ में एसोसिएट होता है, उसके अंदर जो लोकल्स वेरिएबल्स बने होते हैं उन सब का हिसाब रखने के लिए ये कॉल स्टैक क्या होता है, रिजर्व कर दिया जाता है। तो जैसे ही मेन थ्रेड हमारे यहाँ पर आई होगी थ्रेड पूल में, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ होगा तो इस मेन थ्रेड के लिए एक कॉल स्टैक इस तरह से रिजर्व हो गया होगा, है ना। फिर हम लोग इस मेन इसका एक्शन स्टार्ट होगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर एक ये वाला थ्रेड वन th1 और th2 यहाँ पर दो हमने लोकल वेरिएबल्स बनाए हैं जो रिफरेंस वेरिएबल है। तो क्या होगा, जो ये अभी अभी कॉल स्टैक हमारी मेन थ्रेड के लिए रिजर्व हुआ है उसमें th1 और th2 दोनों की एंट्री हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा th1 और th2, तो
तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक इस स्टैक में से कुछ मान लीजिए फ्रेम, स्टैक फ्रेम इस तरह से रिजर्व हो गया, किसके लिए? उस मेन फंक्शन के लिए, है ना? क्योंकि हमारे थ्रेड के साथ में ये मेन फंक्शन एसोसिएट हुआ होगा, तभी तो इसकी कोडिंग स्टार्ट हुई होगी, एग्जीक्यूट होना। तो हमारे इस मेन फंक्शन के लिए इस पूरे कॉल स्टैक जो है, यहाँ पर इस पूरे कॉल स्टैक जो ये एरिया एलोकेट हुआ है, इसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट हमारे मेन फंक्शन के लिए क्या होगा? रिजर्व हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या? तो जिसे हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो ये रिजर्व हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैक फ्रेम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ STACKFRAME। एक फ्रेम है हमारे इस पूरे कॉल स्टैक का, या इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो क्या होगा, जो ये स्टैक फ्रेम रिजर्व हुआ है अभी अभी हमारे मेन फंक्शन के लिए, तो मेन फंक्शन में ये दो रेफरेंस वेरिएबल है, TH1 एंड TH2। ये दो लोकल वेरिएबल्स हैं, रेफरेंस वेरिएबल हैं। तो इनकी यहाँ पर क्या कर दी जाएगी? एंट्री कर दी जाएगी। यहाँ पर इस तरह से TH1 एंड TH2, इस तरह से इन दोनों की एंट्री कर दी जाएगी। समझ में बात आई? उसके बाद क्या होगा, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। अब अभी क्योंकि देखिए हमारे इस पूरे स्टैक थ्रेड पूल में कितनी थ्रेड है? एक ही थ्रेड होगी, मेन थ्रेड होगी, है ना? और कोई थ्रेड है नहीं, तो वो हमारे मेन थ्रेड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेन थ्रेड का ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, मतलब सीपीयू पर उसे शेड्यूल करता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। पहले ये वाली लाइन चलेगी, लिखा है T1 डॉट स्टार्ट। तो जैसे लिखा है, सॉरी, TH1 डॉट स्टार्ट, जो हमारी थ्रेड है TH1, इस स्टार्ट मेथड के कॉल होने पर कहाँ पहुंच जाएगी? थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। तो ये वाली थ्रेड भी हमारे थ्रेड पूल में आ जाएगी, और जैसे ये वाली थ्रेड हमारे थ्रेड पूल में आएगी, इस थ्रेड के लिए भी एक कॉल स्टैक क्या होगा? रिजर्व हो जाएगा। और क्या होता है यहाँ पर? नेमिंग कन्वेंशन देखिए, हमने लिखा है थ्रेड 0, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो थ्रेड बनाई थी उसका नाम उसने रखा था मेन, और जो हमने यहाँ पर थ्रेड बनाई पहली वाली थ्रेड, उसका नाम किस तरह से रखा जाएगा? थ्रेड 0। और अगर इस वाली थ्रेड का नाम है थ्रेड 0, तो अगली वाली थ्रेड का नाम क्या होगा? थ्रेड 1। इस तरह से थ्रेड 0 1 2 से लेके n तक बनाया जाता है। तो हर एक थ्रेड को पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है। तो इस वाली लाइन के चलने पर थ्रेड 0 बन जाएगी, जो हमारे कहाँ जाएगी? स्टैक थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी, और उसके लिए भी इस तरह से एक कॉल स्टैक रिजर्व हो जाएगा। अब इस टाइम पर हमारे थ्रेड पूल में दो थ्रेड होंगी, मेन और TH1। इन दोनों में से किसी भी थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करके उसे सीपीयू पर शेड्यूल कर सकता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि उसने मेन थ्रेड का ही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा, मेन थ्रेड को ही शेड्यूल किया सीपीयू पर। और अगर मेन थ्रेड को ही शेड्यूल करेगा तो अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जिसमें क्या लिखा है? TH2 डॉट स्टार्ट, यानी कि थ्रेड 2 का, जो हमारी थ्रेड 2 है TH2, वो भी हमारे थ्रेड पूल में पहुंच जाएगी। और जब ये TH2 थ्रेड भी हमारे थ्रेड पूल में आएगी, तो उसके लिए भी उसके नाम के साथ में इस तरह से देखिए, उसके लिए भी ये कॉल स्टैक रिजर्व हो जाएगा। आपको ये चीजें समझ में आई किस तरह से इंटरनल काम करता है? अब देखिए, इस टाइम पर हमारे इस थ्रेड पूल में 3 थ्रेड हैं। अब इन तीनों थ्रेड में से किसी भी थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करेगा, उसे सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। तो मैं मान लेता हूं, चलिए, उसने TH1 जो थ्रेड है, पहली वाली थ्रेड है, उसको सीपीयू पर शेड्यूल किया। तो TH1 से एसोसिएटेड कौन सा कोड है? यहाँ वाला ये थ्रेड, जो इसके अंदर हमने रन मेथड की ओवरराइडिंग की है। तो वो इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब हम इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर देखिए एक लोकल वेरिएबल बना है i=1, इंट i=1। जो भी लोकल वेरिएबल्स हैं, उनकी इस कॉल स्टैक में क्या होगा? इस वाले थ्रेड कॉल स्टैक में एक फिर से क्या होगा? स्टैक फ्रेम रिजर्व किया जाएगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश किया जाएगा, और यहाँ पर i=1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर पुश कर दी जाएगी। उसके बाद इस रन मेथड का एक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ से i की वैल्यू 1 जो है वो हमारे इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश कर दी जाएगी, और ये लूप का एक्शन। तो मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे लूप का एक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर थ्रेड डेमो और i की वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज मान लीजिए कि पहली वाली थ्रेड का एक्शन स्टार्ट हुआ,
तो उसने आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जो पहले हमने लिखा है थ्रेड डेमो, ये वाला पार्ट, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिंपली आई की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए आई की वैल्यू उसने 1 प्रिंट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कुछ प्रिंट करेगा। और कुछ टाइम फ्रेम के लिए थ्रेड 1 का एक्शन वो कंटिन्यू रखेगा, और जैसे ही वो टाइम फ्रेम इंड होगा, तो भले ही थ्रेड 1 का एक्शन इंड नहीं हुआ है, वो फोर्सफुली क्या करेगा, इस थ्रेड 1 के एक्शन को ब्रेक कर देगा और इसको सीपीयू पर से हटा देगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पर जब 4 हुई थी, तब तक वो काम किया था। तो जब इसको हटाया जाएगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये डिपेंड करता है ना कि कब उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से हटाया गया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होगी, उसके बाद इसने इस वाली थ्रेड का एग्जीक्यूशन इंड किया होगा। तो आई की वैल्यू मान लीजिए अगर 5 हो गई थी, तब उसका एक्शन इंड हुआ था। तो ये जो स्टैक फ्रेम यहाँ पर, ये जो स्टैक फ्रेम एलोकेट हुआ था यहाँ पर, ये आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, अभी के लिए ये 1 नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 प्रिंट कर चुका है। तो आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होके क्या हो गई होगी, 5 हो गई होगी, इस तरह से, है ना। अब उसके बाद वो क्या करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से जब ये TH1 थ्रेड को हटाएगा, तो इन तीनों में से अब उसके पास फिर से चॉइस होगी, किसी भी एक थ्रेड को पिक करे। हो सकता है वो थ्रेड 1 को ही तुरंत पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल कर दे, या हो सकता है थ्रेड 2 को। तो इस बार मैं मान के चलता हूँ कि वो थ्रेड 2 को क्या करेगा, पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल करेगा। तो थ्रेड 2 का एक्शन स्टार्ट होगा। तो थ्रेड 2 के लिए जो कोड हमने लिखा है रन मेथड के अंदर, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर एक नम इक्वल टू 20 नाम का वेरिएबल है। तो इस रन मेथड जो वहां पर था, उसके लिए भी क्या होगा, इस थ्रेड 1 के अंदर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पर पुश किया जाएगा। समझ बात आपको आया। तो रन मेथड के अंदर जब वो मतलब कि इस कॉल स्टैक के अंदर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड रन मेथड के लिए पुश किया जाएगा। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ रन मेथड के लिए, देखिए जो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक फ्रेम होता है, वो हर एक टास्क के लिए पुश होगा। हर एक टास्क के लिए मतलब हर एक फंक्शन के लिए, क्योंकि फंक्शन तो ही तो टास्क करते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर हमारा ये रन मेथड किसी और फंक्शन को कॉल कर देता, तो उस फंक्शन के लिए भी यहाँ पर एक नया स्टैक फ्रेम या एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाता। समझ बात आ रही है। और मान लीजिए उस फंक्शन के लिए यहाँ पर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होता, उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स होते उनका यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता, और जैसे ही उस फंक्शन का एक्शन इंड होता, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप कर लिया जाता, है ना। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 20। तो इस नम वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ पर 20 है, ये इस स्टैक फ्रेम में यहाँ पर इस तरह से कैप्चर कर ली जाएगी, नम इक्वल टू 20। उसके बाद क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी हमारी इसी थ्रेड का एक्शन होगा। तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा जो सिंपली डिवीजन को प्रिंट करेगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर के बाद आप ये मानिए कि इस थ्रेड 2 का, और यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल है आई इक्वल टू 20, तो इसका भी रिकॉर्ड यहाँ पर क्या होगा, रख लिया जाएगा। यहाँ पर आई इक्वल टू 20 का भी रिकॉर्ड इस तरह से रखा जाएगा। और जब आई की वैल्यू जितनी भी रही होगी, और इसको जब सीपीयू पर से हटाया जाएगा इस थ्रेड को, तो आई की वैल्यू जितनी भी रही होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर आई की वैल्यू भी 20 है। मान लीजिए जब आई की वैल्यू यहाँ पर लेट सपोज 9 बची होगी, तो उसने इसको हटा दिया होगा सीपीयू पर से, है ना। तो फिर से क्या होगा, इन तीनों थ्रेड में से किसी भी थ्रेड को वो पिक करके सीपीयू पर शेड्यूल करेगा, और यही काम बारी बारी से चलता रहेगा। जब थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन इंड हो जाएगा, और जैसे ही रन मेथड का काम इंड होगा, तो क्या करेगा, मान लीजिए TH1 के रन मेथड का एग्जीक्यूशन इंड हो गया, तो ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था इसे पॉप कर लिया जाएगा। और थ्रेड 1 जैसे ही डिस्ट्रॉय होगी, तो ये जो कॉल स्टैक थ्रेड 1 के लिए रिजर्व हुआ था, ये भी हटा दिया जाएगा, है ना। समझ में बात आपको आ रही किस तरह से ये एक्चुअली में काम करता है। तो ये एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड होता है, स्टैक फ्रेम होता है, वो हर एक फंक्शन के लिए पुश किया जाता है ना। और जब भी पुश किया जाएगा, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी लोकल वेरिएबल्स होंगे उनका वो रिकॉर्ड रखेगा, और जैसे ही उस फंक्शन का काम इंड हुआ, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पॉप कर लिया जाएगा। और ये सारी चीजें जब ये थ्रेड का काम इंड हो जाएगा, तो जो भी जैसे जैसे थ्रेड का काम इंड होगा, थ्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ये एक्टिवेशन जो कॉल स्टैक ये रिजर्व हुए थे हमारी थ्रेड के लिए, ये भी इंड हो जाएंगे। इनका भी मतलब यहाँ से इनकी मेमोरी जो मतलब रिजर्व हुई, वो रिलीज कर दी जाएगी, है ना। इस तरह से ये काम करता है।
है ना। अब चलिए यहाँ पर अगर आपने एक चीज, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर लिखा नाम इक्वल टू 20 और आई की वैल्यू 20 से मैं ले करके 0 तक ले जा रहा हूँ और आई को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो आपने अगर एक चीज नोटिस किया हो यहाँ पर, तो जो ये आई की वैल्यू है डिक्रीमेंट होते होते बाद में कितनी पहुंच जाएगी, 0 पहुंच जाएगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 20 मतलब कि इस 20 का 0 से डिवीजन होगा तो यहाँ पर ये इरर आ जाएगी, है ना, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 0 ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है ना। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को इस टाइम पर रन करता हूँ, चलिए एक बार के लिए, तो देखिए यहाँ पर उसने पहले हमारे थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट किया, फिर 2 बार उसने हमारे थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर से थ्रेड 1 को किया, फिर थ्रेड 2 को किया, फिर थ्रेड 1 को, थ्रेड 2 को, थ्रेड 1 को, थ्रेड 2 को, इसी तरह से करता जा रहा है। और यहाँ पर उसने 4 बार थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट कर दिया, है ना। और यहाँ पर देखिए लगातार 2 बारी, यहाँ पर लगातार 3 बारी हमारी थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट किया। और लास्ट वाली जैसे ही ये वाली लाइन चली होगी, लास्ट में जब आई की वैल्यू 0 थी तो इरर आ गई, तो यहाँ पर हमें मैसेज दे रहा है, इरर मैसेज। अब इरर मैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड 1। ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड 1। अब यहाँ पर ये मेन क्यों नहीं लिखा है। पहले देखिए जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते थे, जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग को नहीं समझा था। जब भी इरर आती थी, एक्सेप्शन आती थी, तो वहां पर लिखा रहता था एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन लिखा रहता था। अभी यहाँ पर लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड 1। थ्रेड 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इस रन मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है, और इस रन मेथड को कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट करा रही है, थ्रेड 2 करा रही है ना। क्योंकि थ्रेड 2 के ही साथ में देखिए यहाँ पर इस वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट था 2, ये यहाँ पर इक्वेशन करा रही है ना। तो ये रन मेथड की का इस रन मेथड का एग्जीक्यूशन कौन सी वाली थ्रेड करा रही है, TH2 थ्रेड करा रही है। और TH2 थ्रेड का नाम क्या देता है CPU, क्या दिया होगा, थ्रेड 1 दिया होगा। इसीलिए वो यहाँ पर इधर बता रहा है क्या, कि एक्सेप्शन इन थ्रेड 1। समझ बात आई। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर आप समझिए, हमने पिछले वीडियो में क्या बहुत बार बता चुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट मेथड को कॉल ना करके रन मेथड को कॉल कर लें, और भी आप समझिए कि पैरेलल एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए हमने रन मेथड को कॉल कर लिया, अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हम रन मेथड का कॉल करेंगे तो जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग की पावर है, पैरेलल एग्जीक्यूशन, वही नहीं रहेगा। अब उसको आप समझिए कि क्यों नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए मैं समझाता हूं कि वो क्यों नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करता हूं, और रन करने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पर इरर आने वाली है। जब हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया था और रन किया था तो लिखा था एक्सेप्शन इन थ्रेड 1, एक्सेप्शन इन थ्रेड 1। अभी मैं इसको रन करता हूं तो सब कुछ तो ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पर हमने रन मेथड कॉल किया, तो ये सारी पहले हमारी सब थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट कर देगा पूरा पूरा, और उसके बाद थ्रेड 2 को एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन पहले थ्रेड 1 में आ रही थी, अभी थ्रेड एक्सेप्शन मेन थ्रेड में आ रही है। क्यों, क्योंकि अब इस टाइम पर इस रन मेथड का एग्जीक्यूशन थ्रेड 1 नहीं कर रही है, बल्कि मेन थ्रेड ही कर रही है। वो कैसे, देखिए आपको हमने ये समझाया कैसे क्या हो रहा है। तो क्योंकि देखिए पहली बार जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन थ्रेड बनाएगा, उस मेन थ्रेड के साथ में हमारे इस मेन मेथड के कोड को एसोसिएट करेगा, तो हमारी इस मेन फंक्शन का कोडिंग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये फंक्शन है, इसके लिए भी एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड इस तरह से पुश होगा, और ये वाली लाइन चलने की वजह से TH1 TH2 दो वेरिएबल यहाँ एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड पुश होगा उसमें इनकी एंट्री कर दी जाएगी। उसके बाद क्योंकि हमने अभी देखिए अभी हमारी इस थ्रेड में एक ही थ्रेड होगी मेन ही, तो उसी का एक्शन कंटिन्यू होगा, तो ये दो TH1 डॉट रन और TH2 डॉट रन दो मेथड को कॉल किया जाएगा। तो TH1 डॉट रन जब कॉल किया जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट मेथड को कॉल ही नहीं किया, तो जो हमारी TH1 थ्रेड है, थ्रेड तो है, लेकिन वो थ्रेड पूल में नहीं जाएगी, क्योंकि स्टार्ट मेथड ही वो ऐसा मेथड है जो हमारे इस TH1 थ्रेड को ही थ्रेड पूल में पहुंचाएगा, उसको तो हमने कॉल ही नहीं किया।
तो TH1 जो थ्रेड है हमारे थ्रेड पूल में नहीं जाएगी इस मेथड के कॉल होने पर। तो क्या होगा, यहाँ पर अभी के लिए भैया ये TH1 थ्रेड नहीं है, ये TH1 थ्रेड नहीं है। और क्या होगा, तो ये TH1 थ्रेड नहीं जाएगी और इस लाइन के चलने पर रन मेथड कॉल होगा। कौन सा रन मेथड कॉल होगा, जो TH1 के लिए है, यानी कि इस वाली क्लास का ये वाला मेथड। तो सिंपली ये प्रिंट करेगा और ये प्रिंट कर देगा 1 से लेके 20 तक, थ्रेड डेमो 1 से लेके 20 तक ये प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर भी मेथड कॉल हो रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ पर भी मेथड कॉल हो रहा है। तो इस रन मेथड के लिए भी एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से पुश होगा, लेकिन कहाँ पर पुश होगा, इसी मेन के लिए जो कॉल स्टैक रिजर्व है उसी में पुश होगा, है ना। यही तो हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेन मेथड ही है तो हमारे रन मेथड को कॉल कर रहा है ना। तो इस मेन मतलब कि मेन थ्रेड के लिए जो कॉल स्टैक रिजर्व हुआ उसके अंदर इस रन मेथड के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। अब ये जब रन मेथड चलेगा तो इसके अंदर एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पर ये क्या होगा, उस आई की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी जाएगी। फिर क्या होगा, अब क्योंकि ये सिंपल सा फंक्शन कॉल है तो इसकी पूरी पूरी कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे इसकी पूरी कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इस रन मेथड के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ था ये यहाँ से पॉप कर लिया जाएगा, हट जाएगा, है ना। फिर क्या होगा उसके बाद इस वाली मेन थ्रेड का अगली लाइन चलेगी ts2 डॉट, देखिए लिखा है रन। तो फिर से इस वाले रन मेथड के लिए जो यहाँ पर है इसके लिए भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा, लेकिन वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे यहीं पर पुश किया जाएगा, है ना। अब क्योंकि देखिए TH2 थ्रेड के लिए भी हम लोगों ने स्टार्ट मेथड को कॉल नहीं किया था, तो हमारी TH2 जो थ्रेड है वो भी इस थ्रेड पूल में नहीं आएगी। और अगर वो थ्रेड पूल में दोनों थ्रेड नहीं आएंगी तो ये कॉल स्टैक उनके लिए रिजर्व थोड़ी ना होगा, है ना। इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो जो कुछ भी अब यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा, जैसे अभी यहाँ पर इस वाले रन मेथड के लिए होगा तो मेन थ्रेड के अंदर होगा, तो यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा रन मेथड के लिए। तो यहाँ पर नम इक्वल टू 20 एक वेरिएबल है ना, इसके लिए यहाँ पर एंट्री कर दी जाएगी नम इक्वल टू 20। इस तरह से एक आई नाम का वेरिएबल है आई इक्वल टू 20, इसकी भी एंट्री यहाँ पर इस तरह से कर दी जाएगी, है ना। और फिर इस वाले पूरे मेथड का एक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही इरर आएगी तो वो इरर कौन सी थ्रेड में आएगी, देखिए मेन थ्रेड में, इस मेन थ्रेड में आएगी, क्योंकि मेन थ्रेड ही वो थ्रेड है जो हमारे इस वाले रन मेथड की कोडिंग को एग्जीक्यूट करा रहा है। तो सिंपल सी बात है, फिर इरर कहाँ आएगी भैया, मेन थ्रेड में आएगी, है ना। और अब आप यहाँ पर देखिए, फिर जैसे ही इरर आ गई, यहाँ पर इरर आ गई, हमारा ये प्रोग्राम मेन थ्रेड रन मेथड का एक्शन इंड हो गया। इंड होने के बाद क्या होगा, उस रन मेथड के लिए जो कुछ भी यहाँ पर एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश किया गया था वो उसको पाप कर लिया जाएगा, वो हट जाएगा। ओके, वो क्या कर लिया जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये रिलीज कर दिया जाएगा। इसको मैं काट देता हूँ, है ना। तो फिर क्या होगा, हमारे इस मेन मेथड का भी काम इंड होगा और ये हमारा प्रोग्राम इंड हो जाएगा। तो जो ये हमारी मेन थ्रेड थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मेन थ्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर ये वाला भी यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि इस पूरे एग्जीक्यूशन में जब हमने रन मेथड को कॉल कर लिया तो यहाँ पर कितनी थ्रेड है थ्रेड पूल में, मेन ही थ्रेड है, एक ही थ्रेड है। और अगर एक ही थ्रेड है तो काहे का भैया पैरेलल एग्जीक्यूशन, है ना। क्योंकि जब अगर एक ही थ्रेड है हमारे इस थ्रेड पूल में तो किस बात का पैरेलल एग्जीक्यूशन, तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन इस तरह से नहीं होता है। तो जब आप रन मेथड का कॉल करोगे तो पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो थ्रेड तो हमारे थ्रेड पूल में जाएंगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तो सब कुछ हमारा परफेक्ट काम होता है ना। अच्छा, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पहले उसने थ्रेड वन को, फिर थ्रेड टू को एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, फिर थ्रेड वन को किया, फिर थ्रेड टू को। अच्छा, यहाँ पर आपको ऐसे देख के लगता है कि यार पहले ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये हुआ, फिर से वन, फिर से टू, है ना। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वन बाई वन हो रहा है, और जो बिल्कुल सही बात है वन बाई वन ही हो रहा है। लेकिन सोचो, अगर जो ये थ्रेड वन है वो किसी दूसरे विंडो पर आउटपुट प्रिंट करती, जो थ्रेड टू है वो किसी दूसरे विंडो पर आउटपुट प्रिंट करती, तो क्या आपको दोनों विंडो पर साइमल्टेनियसली
कुछ कुछ माइक्रो सेकेंड या कह लीजिए नैनो सेकेंड के अंतर में आपको दोनों तरफ ऐसे आउटपुट दिखता। इस स्क्रीन पर भी आउटपुट आ रहे होते, इस स्क्रीन पर भी आउटपुट आ रहे होते, तब आपको एक पैरेलल एग्जीक्यूशन की फीलिंग आती है ना। तो यही है यार, देखिए आप समझ लीजिए, आई होप समझ में आया होगा आपको ये सारी बातें जो भी मैंने बोली। अभी और भी थ्रेड पर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीखने की आपको ज़रूरत है, जो मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। उससे पहले यार इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, बिलीव मी, ये जावा का कोर्स आपको मास्टर बनाएगा जावा में। ओके, थैंक यू।